उर्दू नावल मैं एक जुगनू की छठी किस्त। वो होटल के ओपन एरिया में ऐसी टेबल के गिर्द बैठे थे जहां से नीचे पूरा इस्लामाबाद नजर आ रहा था। फिर इससे बातों में इसे याद ही नहीं रहा कि इसने तारीफ नहीं की थी इसकी। इन दोनों की गुफ्तगू आम सी बातों से शुरू हुई थी और दुनिया जहान का हर मौजू आ गया था। कुछ जिक्र नहीं था तो बस अपनी ही बातों का। बस एक बात जो मरियम ने महसूस की थी कि हाशिर की नज़रें अब इसी पर रहीं। तारीफ का शिकवा भी दम तोड़ गया था। जब हाशिर संजीदगी से गुफ्तगू कर रहा था तो वो भी इसके जैसे पकाऊ तासुरात लिए बैठी थी। जब गुफ्तगू के दौरान हाशिर ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई, कभी हंस देता, तो इसने देखा कि इसकी बीवी भी इसी तरह थी। जब वो हंसा था तो इसके चेहरे पर नरमी आ गई थी, नपीतुली हंसी। हाशिर के अंदर ढेरों कहकहे उबल रहे थे। वो जानता था वो क्या कर रही थी। जितना तुम हंसोगे मैं भी इतना ही। मैं कोई तुमसे मिलने के लिए मरी जा रही थी कि तुम्हारी बातों पे क्या कह लगाऊं। अगर इसे खुद मालूम होता कि वो क्या चीज़ थी तो अपनी ही मोहब्बत में मुब्तला हो जाती। वापसी तक वो अपनी बातों तक आ चुके थे। इतनी मसरूफियत बंदे को थका देती है। आप मसरूफियात कम करें अपनी। वो इसका हाथ पकड़े हुए था और वो इसकी फिक्र में बोल रही थी। किसी काम को नहीं छोड़ सकता मैं। सरदारी की मसरूफियात कम नहीं हो सकती क्योंकि इलाका मैंने ही संभालना है। बिजनेस में और भाई भी साथ हैं, लेकिन बाबा जान कभी भी गवारा नहीं करेंगे कि मैं बिजनेस भाइयों के हवाले कर दूं। बकौल बाबा जान बड़ा भाई हूं तो बाप जैसा हूं। और सियासत मेरा अपना शौक है, या बिजनेस करता या सियासत। लेकिन बाबा जान ने दोनों में ही घुसा दिया। हकीकतन अपनी ज़ात के लिए वक्त नहीं मिलता। इसीलिए कह रही हूँ कोई तदबीर निकालें मसरूफियात से निकलने की। इसके फाइनल सेमेस्टर की वजह से हाशिर महीने बाद आता इसे लेने। कभी कहीं ले जाता और कभी कहीं। वो हर बार अब्बू से पूछकर तस्दीक करती कि आया इनकी इजाज़त थी। अब्बू हर बार कहते कि हाँ चली जाओ, लेकिन ये कभी नहीं कहा था कि बेटी पूछने की क्या ज़रूरत है। वो इसके अब्बू थे। मरियम जानती थी अब्बू ये चाहते थे कि वो जब हाशिर के हमरा कहीं जाए तो इन्हें मालूम हो। एक दो बार ऐसा हुआ कि हाशिर रात गए मिलने आया और 15-20 मिनट बाद चला गया। अगर मरियम अपनी पढ़ाई की वजह से मसरूफ़ थी तो मीर हाशिर के पास मसरूफियात का ढेर था। वो फिर भी इससे वक्त निकाल कर इसे मिलने आ जाता था। जिंदगी खूबसूरत और आसान थी। हर चीज़ अपने दायरे में थी एक नॉर्मल तरीके से। इसकी डिग्री के ख़त्म होने का वक्त करीब था और इसने हाशिर से कह दिया था कि इसके पेपर्स के भी हफ्ते के बाद वो लोग शादी की तारीख लेने आए। वो खुद पढ़ाई को अहमियत देने वाला शख्स था, इसलिए क्या एतराज़ हो सकता था। इसके 3 पेपर्स रह गए थे जब रिदा वहाँ से चली गई, और इस लम्हे मरियम की पुरसुकून ज़िंदगी में वाहिद तकलीफ इसकी दोस्त का यूं जाना था। अगले दिन इनका पेपर था। मरियम हमेशा की तरह रिवीजन कर रही थी। रिदा की हालत अजीब सी हो रही थी। वो काफ़ी दिनों से देख रही थी रिदा उलझी उलझी सी है। मरियम जब प्यार से बात करती तो वो हर बार जैसे इसे कुछ बताते बताते चुप कर जाती। वो किसी जहनी कश्मकश का शिकार थी, और मरियम जैसी बेवकूफ़ी की हद तक हमदर्द लड़की इस बात को महसूस नहीं कर पाई कि रिदा इसे कुछ कहते कहते खामोश हो जाती है, तो वो इसरार करके पूछ ले। वो मरियम थी जिसका ख्याल था जो चीज़ दोस्त को तकलीफ दे रही है, मैं इसका जिक्र छेड़कर इसकी तकलीफ को क्यों बढ़ाऊं। मरियम का ख्याल था कि इसका घर का शायद कोई मसला था और वो बताना नहीं चाहती थी। इस बेचारी की ज़िंदगी पर इसे तरस आता था। माँ बाप की अलहदगी के बाद इसकी ज़िंदगी बेतरतीब हो गई थी। अमीर माँ बाप की औलाद थी मगर नाखुश रहती थी। रिदा बरमला कहती थी, मरियम जब से तुम मिली हो मैंने तब से खुश होना सीखा है। दोस्ती एक तरफ, मरियम इसके लिए बहुत हमदर्दी महसूस करती थी। वो अंदर से टूटी हुई लड़की थी। मरियम इसलिए भी इसका ज़्यादा ख्याल करती थी। अब आखिरी सेमेस्टर था, बल्कि पेपर्स थे। फिर ज़िंदगी की राहें अलग होनी थी। मरियम तो इसे तसल्लियाँ देती रही कि हमेशा दोस्ती रहेगी, मैं यहीं इस्लामाबाद में रहूँगी, मगर रिदा रोती रही। मरियम के लिए इसे रोता देखना बहुत तकलीफ दे था। फिर अब वो बता नहीं पा रही थी कि इतने दिनों से इसकी आंखें यूं वीरान वीरान क्यों रहने लगी थीं। मरियम का ख्याल था कि फिर माँ या बाप में से किसी ने इसे डिस्टर्ब कर दिया था। इस मामले में वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। रिदा इससे भी कतराई कतराई रहती थी, मरियम की जानिब देखती भी नहीं थी। फिर आज का पेपर भी छोड़ दिया था। मरियम हकीकी मानों में परेशान होकर रह गई थी। रिदा कमरे में नहीं थी। वो इसे ढूंढती बाहर आई थी। जैसी रिदा की जहनी हालत हो रही थी वो किसी अकेले कोने में ही मिल सकती थी।
मरियम किसी के कमरे में जाने की बजाय नीचे इसे लॉन में देखने आई। वो एक जानब पीठ किए बैठी नजर आई। पागल है क्या ये? बगैर किसी शाल के बैठी है। इतनी सर्दी है, घास भी नम होगी। मरियम तेजी से इसकी जानब बढ़ी। वो उदासी से एक जानब तक जा रही थी। चलो अंदर, इतनी सर्दी है, मरना है क्या? मरियम ने झुककर इसकी बाजू पकड़ी। रिदा इसे देखकर फिर दोबारा वहीं देखने लगी और अपनी बाजू भी झटके से छुड़ा ली थी। जाओ तुम। क्यों जाऊं? मसला क्या है तुम्हारा? काफी दिनों से देख रही हूं मैं। मैंने इसलिए नहीं पूछा कि खुद ही सब बताओगी। ठीक सोचा। अब जब नहीं बता रही तो जाओ। क्यों पीछे पड़ गई हो मेरे? मरियम का दिल दुखा। पता नहीं वो कौन सी तकलीफ झेल रही थी। वो इसके साथ बैठ गई। रिदा ने इसकी तरफ से चेहरा मोड़कर दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। मरियम ने वाज़ह महसूस किया था वो इससे ही बचना चाह रही थी। रिदा, क्या हुआ है? क्या मैंने दिल दुखाया है? रिदा की आंखें तेजी से नम हुई। नहीं। फिर मुझसे क्यों दूर भाग रही हो? जो बात दिल को तकलीफ दे रही है बताओ। अगर हल ना भी निकला तो भी तकलीफ कम हो जाएगी। रिदा की आंखें बहने लगी थीं। मरियम के समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। रिदा, मैंने तो कभी जानबूझकर तुम्हारा दिल नहीं दुखाया। अगर अनजाने में कुछ कह चुकी हूं तो प्लीज मुझे माफ कर दो। इसकी बात पूरी होने से पहले रिदा इसके गले लग चुकी थी। वो हिचकियों से रो रही थी। मरियम ने खामोशी से इसे रोने दिया। जाने कितने दिनों का गुबार था। थोड़ी देर रोने के बाद वो पीछे हुई। बस इसी बात का अफसोस है कि तुमने कभी मेरा दिल नहीं दुखाया, वरना किसी तरह तो खुद को जस्टिफाई कर लेती। क्या मतलब? मरियम के सर के ऊपर से गुजरी थी ये बात। तुम्हें पता है तुम दुनिया के खुशनसीब लोगों में से हो। घर चार दीवारी बहुत बड़ा तहफुज ही नहीं, बहुत बड़ा सुख भी होता है। तुम खुशनसीब हो। जिस घर में रहती हो वहां के हर फर्द के दिल में तुम्हारी मोहब्बत है। जहां शादी करके जाओगी वो भी तुमसे मोहब्बत करते हैं। सब इतने खुशनसीब नहीं होते। वो अजुर्दा थी। मरियम समझ गई थी। फिर से माँ बाप की वजह से इसकी हालत ऐसी थी। हो सकता है तुम्हारी शादी किसी अच्छी जगह हो जाए और तुम्हें भी अच्छी फैमिली मिल जाए। मरियम ने तसल्ली देनी चाहिए। तुम बहुत मासूम, बल्कि किसी हद तक बेवकूफ़ हो। काश तुम इतनी अच्छी ना होती तो आज यूं ना होता। रिदा ने और ही बात की थी। मुझे क्यों लग रहा है जैसे तुम मेरे किसी मामले पर परेशान हो? बहुत देर की मेहरबान आते आते। रिदा इस्तहसाइया हंसी। रिदा, बताओ क्या बात है? कोई बात नहीं, बस मम्मी की बातों की वजह से दुखी हूँ। काश इन्हें मुझसे मोहब्बत होती। मुझसे कभी किसी ने मोहब्बत नहीं की। तुम इस दुनिया की वाहिद इंसान हो जिसे रिदा से मोहब्बत है। इसे तुम्हारी मासूमियत ना कहूं तो और क्या कहूं? तुम्हारा शोहर भी करेगा और बच्चे भी। मरियम ने इसे हंसाना चाहा। वो हंसने की बजाय फिर से रो दी। रिदा, मुझे पागल कर रही हो तुम। मरियम, एक बात याद रखना, रिदा तुमसे मोहब्बत करती है। रिदा से कभी किसी ने मोहब्बत नहीं की थी। इसलिए रिदा को मालूम नहीं था कि इंसानों से मोहब्बत कैसे की जाती है। फिर बस तुम आई और बस। काश के पहले आई होती या अब ना आती। रिदा के आंसू थम नहीं रहे थे और मरियम के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था कि वो दरअसल कहना क्या चाहती है। फिर मरियम इसे तसल्ली देती। रिदा कभी हंस देती, कभी रोने लग जाती। रिदा थक कर इसकी गोद में सर रखे रोने लगी थी। मरियम बेबसी से खुद इसके साथ रो रही थी। इसकी दोस्त इस कदर तकलीफ में थी और वो कुछ नहीं कर सकती थी। रिदा अपने गम की वजह से सर्दी से बेनियाज हो चुकी थी। रात को बहुत देर से वो लान से उठकर कमरे में आई। सुबह होते ही रिदा सामान बांधे जाने को थी। मरियम गुस्से में थी कि कम से कम पेपर तो दे देती। रिदा रात की निस्बत बहुत बेहतर लग रही थी। मरियम की कोई बात इसे ना रोक सकी। वो हॉस्टल में सिर्फ इसी से मिली थी और जाते जाते कह गई थी कि शायद ना आ पाऊँ, तो मरियम तुम मेरे लिए दुआ करती रहना। दुआ ना करो तो अच्छे अल्फाज में याद करती रहना। फिर वो चली गई थी। मरियम तो अभी तक इसकी हालत को सोचे जा रही थी। इससे अपने पेपर की तैयारी भी ठीक से नहीं हो पा रही थी। अपना ध्यान बटाने को इसने नैना के पास जाने को सोचा। फिर याद आया वो तो कल चली गई थी। नाज और इसके पेपर्स खत्म हो चुके थे। जाजिब इन्हें ले गया था। थक कर इसने फिर से किताबें उठा ली थीं। असर के बाद का वक्त था जब हाशिर की कॉल आई कि नीचे आओ। मरियम सुख का सांस लेती उठ खड़ी हुई, वरना इसे लग रहा था कि इस टेंशन से इसका पेपर खराब ना हो जाए। अब हाशिर आ गया था, खराब मूड ठीक हो जाना था। वो दुपट्टा ठीक करती वेटिंग रूम में आई थी। कैसी हो? इसके करीब जाते ही इसने मरियम का हाथ थामा। ठीक हूँ। मरियम होले से मुस्कुराई। लग नहीं रही। कहीं बाहर चलें? नहीं, कल पेपर है, पढ़ना है बहुत सारा।
चलो ठीक है। फिर इसी तरह हाथ थामे वो लान में चले आए थे। मरियम ने इस कोने को देखा जहाँ रात रिदा बैठी रो रही थी। उदास क्यों हो? वो दोनों एक तरफ रखी बेंच पर जा बैठे। रिदा मेरी दोस्त, वो रात चली गई है। पेपर्स भी छोड़ दिए इसने। बहुत परेशान थी वो, बस इसी को सोच रही थी। किसी और के लिए खुद को इतना हल्कान ना करो, बीमार लग रही हो। वो हंसती थी। ये आपसे मोहब्बत करने वाले लोग। आप बताएं, कहाँ बिजी रहे? हाशिर ने इसकी बात सुनकर गहरी सांस ली। वही पुरानी मसरूफियत ही काफ़ी थी कि नई आन खड़ी हुई। क्यों, क्या हुआ? मरियम चौंकी। बस जिरगे के मसले। तुम रहने दो, मर्दों की बातें हैं। आज के बाद मसरूफियत और बढ़ जानी है, इसलिए सोचा तुमसे मिल लूँ। फिर पेपर्स के बाद तुमने भी घर चले जाना है। फिर शायद शादी पर ही मुलाकात हो। वो आम से लहजे में बोल रहा था। मरियम ने इसकी आखिरी बात पर इसी संजीदगी से सर हिलाना चाहा, लेकिन सुर्ख चेहरे के साथ वो निगाह चुरा गई। सुनाओ, गोल्ड मेडल विन कर रही हो ना? इसे भी इसके रिजल्ट का इंतज़ार था। वो हंसी। हाँ इंशाअल्लाह। देख लो, कहीं ऐसा ना हो अंडे टमाटर लेने पड़ जाए। इसने अब्बू की तरह छेड़ा था। मरियम खुले दिल से हंसती थी। इस जिंदगी में तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। मरियम आलम टॉप से कम पर राजी नहीं होती और इसके लिए जी तोड़ मेहनत करती है। रोमांटिक बातों से तो दोनों को एलर्जी थी। मरियम के नज़दीक ये रोमांटिक गुफ्तगू ही थी, मगर खैर रहने दें। हाशिर ने बेंच पर बायां बाजू फैलाया हुआ था। वो भी इसी तरफ रुख किए इससे कुछ फासले पर बैठी थी। दोनों का रुख एक दूसरे की जानिब था। मरियम ने देखा आसमान लाल हो रहा था, यूं कि जैसे सूरज से निकली हुई धूप नारंगी रंग की बजाय लाल रंग की हो। फिजा में अजीब सी बू फैली थी। जाने किस चीज़ की थी? नाहक खून की थी, किसी धोखे की थी, या कुछ और था? कुछ वादे नहीं था। हाँ, मगर इस दिन फिजा में बू फैली थी। वैसे मौसम ठंडा था। वो लाल सूरज भी इस सर्दी को कम नहीं कर रहा था। बातें करते हाशिर ने अपने दाएं हाथ में इसके हाथ को फिर से ले लिया था। वो इससे कोई बात करते करते हंस रही थी कि अचानक वो बोल उठा। तुम्हें डिंपल भी पड़ता है जब हंसती हो? वो एकदम से चुप हुई थी। इसकी दाएं गाल पर बनने वाला गड़ा सिर्फ इसके करीब बैठने से ही नजर आता था, और मीर हाशिर ने आज देखा था। हाँ, बहुत मध्यम सा, सिर्फ नज़दीक से नजर आता है जब मैं हंसती हूँ। वो शर्मा के होले से बोली। बहुत अच्छा लगता है, फिर हंसो। ये पहली बार था कि हाशिर ने इसकी तारीफ यूं की थी। मरियम इसकी फरमाइश पर हंसती। क्या हो गया है, तबीयत ठीक है? हाशिर को पता था मरियम के लिए इसकी तारीफ गैर मुतवक्की थी। फिर जितनी देर वो रहा, वो जानबूझकर ऐसी बातें करता रहा जिस पर मरियम हंसती, और वो इसके इस नामालूम से डिम्पल को देखता रहा। दिल पता नहीं क्यों तुम्हारी तरफ से परेशान था, इसलिए मिलने चला आया, वरना मेरे पास तो खाना खाने की भी फुर्सत नहीं थी। वो जाते हुए कह रहा था। तुम्हें हंसते हुए देख के जा रहा हूँ, दिल को अब तसल्ली है। वो जुबान से मोहब्बत का इजहार नहीं करता था, लेकिन इसकी मरियम की तरफ उठती हर निगाह में मोहब्बत होती थी। इसने मरियम से कभी नहीं कहा था कि वो इससे मोहब्बत करता है। वो ज़ुबानी इजहार से नाबलद था। अक्सर मर्द होते हैं, लेकिन जितनी देर साथ रहता इसे ही देखता रहता, इसके हाथ को थामे रखता, और फिर सियासत से लेकर दुनिया जहान के हर मौजू पर बात होती थी। इसके जाने के बाद मरियम कमरे में आ गई थी। वो अब पुरसुकून थी और चेहरे की मुस्कुराहट भी लौट आई थी। मरियम अब पूरी तवज्जो से अपना पेपर तैयार कर रही थी। रात के 10 बजे का टाइम था। वो कमरे में अकेली थी। इस रूम में वो और रिदा रहती थीं। रिदा किसी और को इस कमरे में टिकने ही नहीं देती थी, इसलिए वो दोनों ज़्यादा पे करती थीं। अब इसके जाने के बाद मरियम अकेली थी। ये पहली बार था कि वो अकेली थी, वरना पिछले 2 सालों में रिदा हमेशा यहाँ रहती थी। मरियम ही इसे छोड़ के जाती थी। मरियम ने सर झटक कर इस सोच को ख़त्म करना चाहा। हाशिर के जाने के बाद जब वो पढ़ने बैठी थी तो अभी तक पढ़ रही थी। अब थकन हो रही थी। इसने लेटने का सोचकर किताबें एक तरफ की। इसी असना में बाहर से आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वो लेटे लेटे उठ बैठी। ये क्या हो रहा था? चीखो पुकार थी, भागते कदमों की आवाज़ें। खौफ से इसका दिल सिकुड़ा। वो कंबल एक तरफ करती बिस्तर से नीचे उतर आई थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बाहर निकलकर सारे मामले को देखे, या फिर अनहोनी मुसीबत के डर से कमरे में कहीं छुप जाए। वो कमरे के दरमियान में खड़ी सोच ही रही थी कि कदमों की आवाज़ इसे अपने दरवाजे के करीब सुनाई दी। इससे पहले कि वो कुछ करती, दरवाज़ा पूरी कुव्वत से अंदर धकेला गया था, और पुलिस के चंद एहलकार इस पर पिस्तौल ताने खड़े थे। मरियम ने मैकानिकी अंदाज में दोनों हाथ खड़े किए। ये क्या हो रहा है?
खौफ से इसकी आवाज़ बैठी जा रही थी। मरियम आलम, आप अब कहीं नहीं भाग सकती। आपके भागने के हर रास्ते को बंद करके आया हूँ। लगाओ हथकड़ी। एक इनसे ओहदे में बड़े आदमी ने एक अहलकार को हुक्म दिया। सर, लेडी हैं, मैं कैसे करूं? इस जैसी औरतें इन तकल्लुफ़ात के काबिल तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। जाओ लेडी कांस्टेबल को बुला कर लाओ। मरियम हक्का बक्का सुन रही थी। दिमाग खराब है क्या आप लोगों का? क्या हो रहा है ये सब? इसकी आवाज़ कांपने लगी। कमरे की तलाशी लो, मोबाइल और लैपटॉप अपने कब्जे में ले लो, बाकी कुछ और मिलता है तो ले आओ। वो एसपी हुक्म दे रहा था। इतने में लेडी कांस्टेबल आ गई थी और मरियम के हाथों में हथकड़ी लगा दी गई थी। वो तो बुत बनी अपने हाथों को देखने लगी, माना कि बहुत चालाकी से अब तक खेलती आई हो, मगर कानून फिर भी तुम जैसों को पकड़ ही लेता है। तुम्हारी सब साथी पकड़ी जा चुकी हैं। मजीद को चालाकी दिखाना भी मत, वरना सीधा गोली मार दूंगा। इसकी बातें मरियम के सर के ऊपर से गुजर रही थीं। इसका दिमाग माऊक होता जा रहा था। वो बहुत आम सी लड़की थी जो ज़रा भी गैर मुतवक्के होने पर डर जाती थी, खौफ में मुब्तला हो जाती थी। अब भी यही हो रहा था। हॉस्टल में से जब इसे लेके जा रहे थे तो बहुत सी गर्दनें इसकी जानिब मुड़ी हुई थीं। हर निगाह में बेयकीनी थी और सवाल था, मरियम आलम ने क्या जुर्म कर दिया? मरियम बिना किसी एहतजाज के इनके साथ जा रही थी, क्योंकि इसका दिमाग काम करना छोड़ चुका था। इसका दिमाग सुन हो रहा था जिल्लत। बहुत ही छोटा लफ्ज़ था ये तो। इससे भी ज़्यादा अगर किसी लफ्ज़ में यह तासीर थी कि वो मरियम की हालत को बयान कर सकता, तो वो लफ्ज़ मरियम को मिल नहीं रहा था। जिल्लत, बेइज्जती और अल्फाज नहीं मिल रहे थे। इसे थाने लाए थे। इसके साथ इसकी हॉस्टल की और भी लड़कियां थीं। बहुत सी रो रही थीं, कुछ बुलंद आवाज़ में धमकियां दे रही थीं। एक वो खामोश थी बस। और जब लेडी कांस्टेबल ने इसे सलाखों के पीछे करना चाहा, तो एकदम से इसे होश आई थी। पूरी कुव्वत से अपना बाजू छुड़ाकर पीछे को हुई। ये क्या बदतमीजी है? किस जुर्म में लाए हैं यहाँ आप मुझे? अंदर चलो बीबी, ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। लेडी कांस्टेबल ने इसे बाजू से फिर दबोच लिया। मरियम ने गुस्से में पूरी कुव्वत से इसे धक्का दिया। क्यों अंदर चलूं? क्या जुर्म है मेरा? फिर वो बंदे हाथों के साथ वहां से तेज कदमों से चलती एक तरफ बने ऑफिस के अंदर चली गई। वो एसपी अपनी कुर्सी पर बैठा झुककर कोई कागजात देख रहा था। यह क्या बदतमीजी है? मुझे क्यों लाए हैं यहाँ आप लोग? मेरा क्या जुर्म है? इसने निगाह उठाकर इसे देखा, फिर इसके पीछे आई लेडी कांस्टेबल को। अभी तक अंदर नहीं किया इसे? दिमाग खराब है आपका? होश में है आप? क्या पूछ रही हूं आपसे मैं? मेरा क्या जुर्म है बताएं? बीबी, इतनी मासूम नहीं हो तुम जितना इस वक्त बन रही हो। तुम भी जानती हो किस जुर्म में आई हो यहाँ। वो इसे देखते तनफुर से बोला। औरत के नाम पर धब्बा हो, इस कदर घिनौने काम करती है, शर्म नहीं आती तुम्हें? ना खानदान की इज्जत का ख्याल आया, ना ही औरत होने का। वो बोले जा रहा था। मरियम नफरत भरी निगाहों से इसे घूर रही थी। शर्म आप जैसे लोगों को आनी चाहिए, जो कानून की आड़ में मनमानी करते हैं, जो किसी भी शरीफ औरत पर कोई इल्जाम धरते लम्हे भर को नहीं सोचते कि इनकी ऐसी हरकत इनकी जिंदगी किस तरह तबाह कर सकती है। क्या सबूत है आपके पास? क्या जुर्म है मेरा? कोई अरेस्ट वारंट? मैं कोई आम सी लड़की नहीं हूं जिसे आप अंधे कानून के बल पर ले आए हैं। मैं जानता हूं, मैं बड़े सोर्सेज हैं तुम्हारे। तुम जैसों के बड़े ही सोर्सेज होते हैं। जुर्म यह है कि पाकिस्तान में पोर्नोग्राफी फैलाती हो तुम, मर्द मर्दों के लिए और औरत इज्जत के लिए। वो बोल रहा था। मरियम आलम को लगा इसके सर पर आसमान आ टूटा है। इस कदर गंदे अल्फाज वो इसके जुर्म के लिए कह रहा था कि वो लिखने के काबिल नहीं थे। वो इसे बता रहा था कि वो पिछले कई सालों से इस केस के पीछे था, लेकिन क्योंकि वो बहुत चालाक थी तो कोई सबूत नहीं छोड़ती थी। मगर हाँ, कानून एक दिन सबको पकड़ लेता है। बस करें, किस कदर फजूल बोले जा रहे हैं आप? क्या सबूत है आपके पास? ये सब मेरे ही जुर्म है। मैंने इनमें से बहुत से लफ्ज सुने भी नहीं कभी, और आप कहते हैं मैं इन जुराइम में मुलव्वस हूं? मैं एक शरीफ खानदान की लड़की हूं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने ये नहीं किया सब। पिछले 1 साल से तहकीक कर रहा हूं, बगैर सबूत नहीं लाया। मुझे फोन करने दे घर, मैं अपने अब्बू को बुलाती हूँ। वो एक आम सी ही लड़की थी, वो इन बातों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। आपके ये कालों वाले चौंचलों को पूरा नहीं किया जा सकता, ले जाओ इसे अंदर। एसपी ने लेडी कांस्टेबल को भी झाड़ कर रख दिया था। नहीं जाऊंगी अंदर, जब मैंने जुर्म ही नहीं किया। मैंने नहीं किया, और कानून को ज्यादा नहीं जानती, मगर इतना मालूम है कि अपने वाली वारिस बुलवा सकती हूँ। जब तक मेरे घर से कोई नहीं आ जाता, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। वो एक कुर्सी घसीट कर बैठ गई थी। इसके पीछे खड़ी कांस्टेबल ने इसकी बाजू फिर पकड़ना चाहा। मरियम ने सामने रखा पेपर वेट उठाकर इसके हाथ पर दे मारा।
वो बिलबला कर हटी थी। एसपी जल्दी से उठकर इस तक आया था। खबरदार अगर किसी ने मुझे हाथ लगाया तो। इसने पेपर वेट वाला हाथ उठाकर धमकी दी। आप मुझे इस पेपर वेट से डरा रही हैं? वो हंसा। मरियम ने जल्दी से आगे बढ़कर मेज की दूसरी जानब जाकर एक तरफ रखा पेपर कटर उठा लिया। अब दोनों हाथों में हथियार थे। देख लें, मैं मुजरिम होती तो पिस्टल उठाती। मैं मुजरिम नहीं हूं। मेरे घर वालों को आने दे पहले, फिर जो करना है कर लें। वो छिटांग भर लड़की थी। एसपी चाहता तो 1 मिनट में इसे काबू कर सकता था, लेकिन कुछ सोचकर इसने लेडी कांस्टेबल को भी आगे बढ़ने से रोक दिया था। ठीक है, करो कॉल जिसे करनी है। मेरा मोबाइल आप लोग ले आए हैं, मोबाइल दें। बीबी, हमारी टीम इसको चेक कर रही है। आपको नंबर जुबानी आता है तो कॉल करें। इसे घर का नंबर आता था, मगर अबू बहावलपुर से यहाँ आते तो बहुत टाइम लग जाना था। इसे इस घुटन से जल्दी निकलना था। हाशिर, मगर इसका नंबर जुबानी याद नहीं था। मुझे नंबर जुबानी नहीं आता, मुझे मोबाइल दें। मोबाइल नहीं है, वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला। और अभी इसी बात पर बहस जारी थी। इनकी आवाज़ें बुलंद थीं। मरियम की आवाज़ लरजती हुई भीगी सी थी। और कुछ ही देर गुजरी थी कि हाशिर तेजी से अंदर आया था। मरियम ने इसे देखकर दोनों चीज़ें हाथों से छोड़ दी। वो इसके पाँव के बिल्कुल करीब गिरी थीं। क्यों लेकर आए हैं आप इसे? इसने एसपी का गिरेबान पकड़ लिया था। एसपी ने तेजी से खुद को छुड़ाया। ये आपकी क्या लगती हैं? बीवी है मेरी। फिर एसपी अपनी कुर्सी पर आन बैठा। मरियम के लिए वो इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठा था। मरियम जो अब तक बहादुर बनी हुई थी, अब बस रो देने को थी। इसे रोना था बहुत सा। वो सर झुकाए बैठी थी। हाशिर क्या बोल रहा था और एसपी क्या जवाब दे रहा था? मेरी बीवी का नाम काटें इस एफआईआर से। मरियम के कानों में इनकी बहस के कुछ जुमले पड़ रहे थे। फिर बहुत बहस के बाद वो इसे अपने घर ले आया था। आपको किसने बताया? हॉस्टल वार्डन ने कॉल की थी। वो बहुत संजीदा था। मरियम का हाथ थामे इसे गेट के अंदर छोड़ा था। तुम जाओ, आराम करो, मुझे काम है। मरियम इसे कहना चाहती थी कि ना जाओ, लेकिन वो चला गया था। वो अंदर जाने की बजाय लॉन में आ गई थी और एक जानब बैठकर ये सब सोचते रोने लग गई थी। इधर हाशिर दोबारा थाने चला गया था। वो अपनी ताकत के बल पर इसे घर तो ले आया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये केस ख़त्म हो गया था। इसे इस मामले की तहकीक करनी थी। और जब थाने आया था, पहले तो एसपी इसे कानून के कायदे पढ़ाता रहा। एक बार तो गुस्से से इसने आगे बढ़कर फिर से इसका गिरेबान पकड़ लिया था। ये जिन गोलियों के चल जाने की मुझे धमकी दे रहे हो, हमें घुट्टी के दूध में मिला के दी जाती हैं ये। मुझे इनसे ना डराओ। तुम्हारे साथ बैठकर मैं इसकी तहकीक करूंगा। अगर वो मुजरिम साबित हुई तो खुद अपने हाथों से इसे कानून के हवाले करूंगा। लेकिन जब तक जुर्म साबित नहीं होता, इसका नाम भी ना आए। मुलजिम ही लिखना है तो कोई भी फर्जी नाम लिख दो, मगर इसका नहीं। कानून को मजाक समझ रखा है आपने, और बिना तहकीक के नहीं लाया था आपकी बीवी को। मैं पिछले 1 साल से इस केस को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर बार मरियम आलम का ही नाम सामने आता था। मान लें आपकी बीवी ऐसी है। एसपी ने गाली देकर कहा। हाशिर ने पूरी कुव्वत से इसके जबड़े पर मुक्का मारा और फिर बरसात कर दी। इस वक्त एसपी और वो कमरे में अकेले थे। पुलिस वाले पर हाथ उठाने की सजा क्या होती है मालूम है आपको? देखो, अब मैं कैसे तुम्हें। एसपी, एक बात याद रखना, अगर तुमने इस केस में मेरी बीवी का नाम ना हटाया तो याद रखना तुम्हारे खानदान की एक एक औरत को सरे बाजार ना लाया तो मेरा नाम हाशिर नहीं। फिर दोनों ने एक दूसरे की गिरेबान छोड़ दी। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। अपने घर की औरत का सुनकर गुस्सा आया। ऐसे ही मेरा भी खून खोल रहा है। अगर वो मुजरिम ना हुई तो तुम इस ट्रायल के दौरान इसकी बेइज्जती का अजाला कैसे करोगे? फिर यह भी साबित हो जाएगा वो मुजरिम नहीं है। तब भी इसकी इज्जत वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो औरत है, एक खानदानी औरत जो कभी थानों की चौखट पर कदम नहीं रखती। इसलिए इसका नाम हटाकर फर्जी नाम लिखो। इस केस को हल करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर फिर भी वही मुजरिम है तो मीर हाशिर कानून की इज्जत करने वाला बंदा है। कानूनी मुजरिम को बचाने नहीं आऊंगा। फिर इस रात इसके नाम पर कटी एफआईआर गुम कर दी गई थी और जहां जहां इसका नाम भेजा गया था वो एसपी फर्जी नाम के साथ तस्हीह कर रहा था। ये कोई इतना आसान काम नहीं था, लेकिन फिर भी हो रहा था। और फिर वो फजर की अजानों से कबल घर लौटा था। गाड़ी चलाते इसका जहन उलझा हुआ था। वो मरियम के लैपटॉप से निकला डाटा देख कर आया था। अभी पूरा डाटा रिकवर नहीं किया गया था। बहुत सी इनक्रिप्टेड फाइल्स थीं, लेकिन जितना देखा था वो इस काबिल नहीं था कि देखा जाता। वो बेहयाई का बेअंत समुद्र था। कई बार वो देखते रुख मोड़ गया था। शर्मिंदगी, गुस्सा कि ये सब इसकी बीवी के पर्सनल डिवाइस में था। मोबाइल डाटा तो अभी नहीं मिला था। वहाँ आईटी डिपार्टमेंट में बैठे कई बार
इसकी सर की रगें फटने को आई थी। मरियम ऐसी तो नहीं है, मैं जानता हूँ, वो खुद को बुलंद आवाज में बता रहा था। दिल छोटा नहीं करना था और होशियारी से असल मुजरिम को पकड़ना था। क्या ये हाशिर के दुश्मनों की हरकत थी या कोई और था जो इनके खानदान को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था? मरियम का कोई दुश्मन होना तो नामुमकिन सा लग रहा था। जितनी वो खुश इखलाक और सबकी मदद करने वाली थी, ये तो मुमकिन ही नहीं था। ये इल्ज़ामात ऐसे नहीं थे कि आसानी से हजम होते। इन्हीं उलझनों में घिरा वो घर पहुंचा था। गाड़ी से उतरकर वो बिना इधर उधर देखे अंदर चला गया था। पता नहीं मरियम किस कमरे में थी। एक बार ही तो इस घर में आई थी। इसने करीब के एक दो कमरे चेक किए थे, वो खाली थे। वो ड्राइंग रूम में भी नहीं थी। अब इतने बड़े घर का एक एक कमरा खोलकर वो चेक नहीं कर सकता था। मुलाजमाएं इस वक्त अपने अपने क्वार्टर्स में थीं। वो बाहर निकलकर लॉन में चला आया था। इसके अंदर इतनी आग थी कि बुझने में नहीं आ रही थी। इसने जूते उतारकर ठंडे घास पर पांव रखे। पांव को इस सर्द घास ने सुकून का एहसास बख्शा था। थकन के बावजूद भी नींद आंखों से कोसों दूर थी। इसे वॉक करते देखकर वॉचमैन इसी तरफ आ गया था। दिन रात इसके घर चौकीदार चौकन्ने रहते थे। कई दुश्मन थे जान के। वो जी, बीबी अभी तक बाहर है। इतनी ठंड है। कहाँ है वो चौंका। पहले इधर सामने लॉन में थी। वसाई के बार बार कहने पर भी अंदर नहीं गई। फिर यहां से उठकर पीछे वाले हिस्से में चली गई हैं। इसे हाथ से जाने का इशारा करते वो जूते पहनकर पीछे की तरफ आ गया था। वो इसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। रात का अंधेरा बहुत गहरा था। इसने मोबाइल की लाइट ऑन की और इसे चारों जानिब दौड़ाया। एक तरफ इसके दुपट्टे का गुमान हुआ तो वहां पहुंचा। वो ठंडी घास पर गठरी बनी सो रही थी। इसका चेहरा सुता हुआ था, जैसे बहुत रोई हो। हाशिर ने झुककर कंधा हिलाया। मरियम, उठो। वो डरकर उठ बैठी थी। फिर वो इसे अंदर ले आया था। वो सर्दी से कांप रही थी। पागल हो, इतनी सर्दी में बाहर बैठी रही? वो खामोश रही थी। फिर इसे एक कमरे में सुलाकर वो अपने कमरे में आ गया था।